हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू द कॉमर्स केंद्र। और आज जो है हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं ना। इससे पहले हमने लेक्चर 1 कवर कर लिया था, जिसमें हमने मैनेजमेंट के बारे में समझना चालू करा था कि मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में कुछ चीज़ें समझी थी, जैसे इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। तो आप पहले जाओ लेक्चर नंबर 1 देख के आओ, देन उसके बाद हम यहाँ से शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज हम मैनेजमेंट को और अच्छे से समझेंगे, मैनेजमेंट होता क्या है। अगर हमें मैनेजमेंट की शुरुआत करनी हो तो हमें सबसे पहले समझना होगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, मैनेजमेंट की विशेषता क्या होती है। अब मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझनी हो या उसके फीचर्स, तो एक ही बात होगी, चाहे उसकी विशेषता हो चाहे उसके फीचर्स हो। तो मैनेजमेंट के फीचर्स होते क्या है, तो हम समझेंगे मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट जो होता है ना वो हमेशा गोल्स की बात करता है। गोल्स का मतलब होता है हमारा जो उद्देश्य है उसी की बात करता है। अब उद्देश्य मतलब क्या, जैसे कि हमें प्रोडक्शन करना हो तो मैनेजमेंट कब होगा। जैसे आपके स्कूल में मैनेजमेंट है तो पहले ये डिसाइड होता है कि इस स्कूल को इस बार जो है 100% रिजल्ट देना है। अब एक बार हमने जब ये डिसाइड कर लिया कि हमारा उद्देश्य क्या है 100% रिजल्ट लाना, तो अब सारे टीचर क्या करेंगे, उसको मैनेज करने में लग जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। तो पहली विशेषता ये होती है कि मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। अब उसमें भी क्या होता है अगर समझे, इट डील विद अचीवमेंट ऑफ समथिंग स्पेसिफिक एक्सप्रेस्ड। अब इसका मतलब ये होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करने की बात करता है। समथिंग स्पेसिफिक एक्सप्रेस्ड एज एन ऑब्जेक्टिव और गोल्स, चाहे वो कुछ भी उद्देश्य हो चाहे कोई भी हमारा एंड रिजल्ट हो। गोल मैनेजमेंट हैज नो जस्टिफिकेशन टू एग्जिस्ट विदाउट ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पर यह बताया गया है कि मैनेजमेंट बिना ऑब्जेक्टिव के या बिना उद्देश्य के या बिना पहले से कुछ हमारा जो रिजल्ट सोचे, मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। चाहे आप बात कर लो जैसे मैनेजमेंट की, तो प्रोडक्शन की बात कर लो आप, है ना। तो हमें ये सोचना पड़ता है कि हम जो है इस महीने के अंत तक 500 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। अब 500 यूनिट का प्रोडक्शन कैसे करेंगे वो फिर हम मैनेज करेंगे उसको, या फिर हम इस जो हमारा फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या कि हमें कम से कम लागत लगानी है, कम से कम लागत आए। अब कम से कम लागत आए हमने सोच लिया, तो अब उसके लिए हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें लिखा है इट डील्स विद अचीवमेंट ऑफ समथिंग स्पेसिफिक एक्सप्रेस्ड एज एन ऑब्जेक्टिव और गोल्स। ठीक है, ये हर उस चीज को अचीव करने की कोशिश करता है जो हमने पहले से सोच कर रखा होता है। क्योंकि जो गोल होता है हमारा जिंदगी का वो हम पहले से सोच लेते हैं। हमारा जो उद्देश्य होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है उसको हम पहले से सोच लेते हैं। इसलिए मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फिर लिखा है यूनिवर्सल प्रोसेस, परवेसिव इन नेचर। अब इस परवेसिव का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। यूनिवर्सल का मतलब तो बेटा होता है कि कोई एक चीज में मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। आपने सोचा होगा कि सिर्फ बिजनेस में मैनेजमेंट चाहिए होता है, यही हमारी सोच गलत होती है। देखो हमारे घर में हमारी मम्मी किचन को मैनेज करती है, हमारे घर में हमारे पापा जो होते हैं पूरे घर को मैनेज कर रहे होते हैं, है ना। हमारे स्कूल में हमारे टीचर जो होते हैं क्लास को मैनेज कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं है, मैनेजमेंट तो हर जगह है। इसलिए हमने बोला मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। परवेसिव मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह है, दोनों एक ही है बातें। इसलिए हम इसको समझे, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये हर जगह लागू होते हैं। दे आर नॉट द मोनोपोली ऑफ इंडस्ट्री, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री में लागू हो रहे हैं, सिर्फ बिजनेस में लागू हो रहे हैं, बट कैन बी अप्लाइड इन एनी फील्ड और एरिया, किसी भी जगह। चाहे आप घर में हो तो घर पे भी एक मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है हमको। दैट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव इन नेचर। इसीलिए परवेसिव का मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह जो है मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये सेकंड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। नाउ थर्ड अगर हम बात करें, मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव। मैनेजमेंट एक अपने आप में क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी क्यों है, देखो हमारे घर में अगर हमारी मम्मी है तो शायद उन्होंने कभी मैनेजमेंट क्या होता है पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो घर को अच्छे से मैनेज कर लेती है। हमारे पापा शायद उन्होंने भी मैनेजमेंट क्या होता है नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हमारे पापा घर को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट एक क्रिएटिविटी भी है, है ना। हर कोई क्रिएटिव बंदा मैनेजमेंट कर सकता है। लिखा भी है अ सक्सेसफुल मैनेजर इज वन हु आर एबल टू प्रोवाइड सूटेबल मोटिवेशन, है ना। तो एक अच्छा मैनेजर कौन होता है, जो सूटेबल मोटिवेशन देता है, जिसमें लीडरशिप होती है, टू मेक अदर परफॉर्म द टास्क मैनर दे वेयर परफॉर्मिंग एट देयर ओन टास्क। तो एक अच्छा मैनेजर कौन होगा, जो अपने साथ जो लोग हैं उनको हमेशा मोटिवेट रखे, और उस मैनेजर में एक सी लीडरशिप क्वालिटी हो कि सब लोग उसको देखकर अपना काम अच्छे से कर पाए, उनको अपने काम अच्छे से जो मैनेजर बता पाए।
तो मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव, है ना, हर किसी के बस की बात नहीं होती, जो कर सकता है वही कर सकता है। फिर हम बात करें तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब सीधी सी बात है बेटा, कोई अकेला व्यक्ति क्या ही कर लेगा। पूरे इंडस्ट्री की हम बात करें, पूरे पूरे बड़े बड़े बिजनेस की हम बात करें, तो वहां पर नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपस में मिलकर किसी स्पेसिफिक गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। अब स्पेसिफिक गोल की हम बात करें, जैसे मान लो कार बनानी है, तो कार बनाने के लिए ना बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे होते हैं। एक जो मान लो उसके कार के मतलब जो डिजाइन वगैरह जो उसकी बात कर रहा होगा, कोई टायर की बात कर रहा होगा कार में, है ना, कोई अलग कोई अलग, तो ऐसे करके। लेकिन मेन उद्देश्य सबका क्या है, सारा ग्रुप मिलकर एक कार बनाना चाहता है। इसीलिए हमने बोला कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो यहाँ पर लिखा भी है, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ग्रुप एफर्ट, है ना, ये हमेशा ग्रुप एफर्ट की बात करता है। इन परस्यू द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा लक्ष्य होता है उसकी पूर्ति करने के लिए। एवरी एम्प्लॉय शुड सरेंडर हिज पर्सनल इंटरेस्ट बिफोर द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। हर व्यक्ति जो होता है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट मतलब साथ मिलकर काम करने की बात करता है, ना कि अपने इंडिविजुअल लेवल पर पर्सनल इंटरेस्ट की बात करता है। और इसी के लिए हम मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी भी कहते हैं। और लास्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल का मतलब अगर आपने इकोनॉमिक्स में समझा होगा इससे पहले, इनटेंजिबल जिसको टच नहीं किया जा सकता, मैनेजमेंट को टच नहीं किया जा सकता। मैनेजमेंट को सिर्फ हम रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरे साल टीचर ने क्या करा, मैनेज कैसे करा, क्या करा, हमें नहीं पता, पर एट द एंड हम जब देखते हैं कि यार पूरे साल बच्चे डिसिप्लिन में रहे और आखिरी में जाके रिजल्ट जो है स्कूल का बहुत अच्छा रहा, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा था। तो मैनेजमेंट हमेशा रिजल्ट पर आधारित होता है, रिजल्ट हम देख सकते बता सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा था या बुरा, लेकिन पूरे साल से मैनेज कैसा हुआ को क्या पता। मैनेजमेंट अपने आप में कोई चीज़ नहीं है। मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से वो प्रोसेस है जिससे हम काम करवाते हैं। आया समझ में ना, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है इट हैज बीन कॉल्ड अनसीन फोर्स, जिसको देखा नहीं जा सकता। इट्स प्रेजेंस इज एविडेंस बाय द रिजल्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स। तो इसको सिर्फ हमें इसके रिजल्ट के थ्रू ही देख सकते हैं, जो भी हमने मेहनत करी थी और अंत में जो रिजल्ट आया तभी हमें पता चलेगा कि हाँ मैनेजमेंट अच्छा था या मैनेजमेंट कैसा था। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रख लेनी है मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट कैसा है। स्कोप ऑफ का मतलब यहां पर होता है, स्कोप मतलब मैनेजमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आगे चलकर इसका भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है। बोलते हैं ना कि हम आगे चलकर जो है कॉमर्स लेंगे तो कॉमर्स में क्या स्कोप है, या आगे चलकर हम जो है सीए या सीएस की तैयारी करेंगे तो उसमें क्या स्कोप है, या आगे चलकर हम बैंकिंग की तैयारी करेंगे तो क्या स्कोप है। वैसे ही मैनेजमेंट में कहाँ कहाँ स्कोप है हमें वो समझना है। तो एक तो बेटा स्कोप की हम बात करें तो एक तो होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, है ना, आप जो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जा सकते हो। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब क्या, जो भी प्रोडक्शन होता है ना वहाँ पर मैनेज करना। इट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्लानिंग करना कि प्रोडक्शन क्या हो, कैसे हो, कितना हो, एंड कंट्रोल करना उसको प्रोडक्शन को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग टू असर्टेन दैट राइट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट द राइट टाइम एट द राइट कॉस्ट। और मेन 3 वर्ड जो आपको हाईलाइट करने हैं वो क्या क्या है, राइट गुड्स आर प्रोड्यूस, सही जो वस्तु है उनका प्रोडक्शन हो सके, सही समय पर हो सके और सही लागत में हो सके। तो ये चीज़ों को देखने के लिए एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी होता है। दूसरा एक मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है जो मार्केट के बारे में बात करता है। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज, क्या क्या होती है इसमें, मार्केटिंग रिसर्च फॉर सर्टेनिंग द डिमांड एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। भैया अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें मार्केट को समझना पड़ेगा, और मार्केट को समझने के लिए अगर हमने मैनेजमेंट लगा रखा है तो वो मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट ये करता है, वो मार्केट को एनालाइज करता है और ये देखता है कि जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है डिमांड किस चीज़ की कर रहे हैं और किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं मतलब किसको चुन रहे हैं। तो वो भी हम जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। दूसरा फिक्सिंग एप्रिसिएट प्राइस, फिर हमें ये देखना है कि लोग किस रेंज की वस्तुओं को ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो हम हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। फिर हमें देखना होता है सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी जो वस्तु बनी है वो लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। पता चला हमने प्रोडक्शन तो कर लिया लेकिन लोकल मार्केट में तो पहुंच ही नहीं पाया हमारा प्रोडक्ट, तो हमें ये भी तो मार्केटिंग का हिस्सा है। यहाँ पर लिखा है ना सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट चैनल का मतलब यहाँ होता है, चैनल का मतलब यहाँ पर होता है बेटा, जैसे कि हमने कंपनी है तो कंपनी से जो प्रोडक्ट गया है ना, कंपनी से फिर मान लो किसी होलसेलर ने खरीदा, होलसेलर से जो है किसी रिटेलर ने खरीदा, और रिटेलर से मान लो हमने खरीदा, कंज्यूमर ने खरीदा।
तो ये जो एक चेन बनी, इसी को हमने बोला चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल जो है सही होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का, ताकि अंत तक कंज्यूमर तक जो है हमारा प्रोडक्ट वो है पहुंच पाए। तो ये भी इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है। उसके अलावा सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट होता है अंडरटेकिंग प्रमोशनल एक्टिविटी लाइक एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैनशिप, है ना। एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैनशिप ये दोनों भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही हिस्सा होता है, जहाँ पे हमें क्या एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कितने लेवल पे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, ताकि हमारा प्रोडक्ट सभी लोगों तक पहुँच पाए। दूसरा सेल्समैन, हमारी सेल्समैनशिप का मतलब ये होता है कि हमारी सेल्स अधिक से अधिक बढ़ा सके। तो ये सारा जो हिस्सा होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का होता है। तो एक स्कोप ये भी होता है। नाउ हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े, तो वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक और होता है जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम उसको कह सकते हैं। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल का मतलब होता है बेटा पैसों के रिगार्डिंग बात, है ना। जो पैसों की बात जो होती है, प्रोडक्शन भी करना है हमें मार्केटिंग भी करनी है, तो उसको कौन मैनेज करेगा? कितना पैसा प्रोडक्शन में लगाना है, कितना पैसा मार्केटिंग में लगाना है, कितने पैसे की हमें मशीनें खरीदनी है, कितना पैसा हमें लोगों को बांटना है, तो पैसा तो मैनेज करना पड़ता है। तो उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या हिस्सा में आता है वो हम देखते हैं। द मेन एक्टिविटीज कनेक्टिंग विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है हमें कितना पैसा चाहिए, भाई हमें प्रोडक्शन करना है तो कितना पैसा चाहिए होगा, पहले से हमें अंदाजा होना चाहिए। तो वो काम होता है एस्टिमेट करना, पता लगाना कितना कैपिटल मतलब कितना पैसा चाहिए होगा। दूसरा सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंड्स, फिर हमें ये पता करना कि हम कहाँ से पैसा लें, कहाँ से पैसा ले, भैया हम बैंक से पैसा लें या किसी कंपनी से पैसा लें, या हम जो शेयर है ना या डिबेंचर इशू करें। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ से हम पैसा लें मार्केट से, कि हमें कम इंटरेस्ट देना पड़े। पता चला पैसा तो हमने कहीं से ले लिया, फिर बाद में उसका इंटरेस्ट इतना हो गया कि हम चुका ही नहीं पा रहे हैं। तो ये भी देखना पड़ता है कि पैसा कहाँ से उठाया जाए कि हमारी कंपनी को अधिक से अधिक फायदा हो। फिर हम बात करें रेजिंग फंड्स एट एप्रोप्रिएट टाइम, सही टाइम पे पैसा आ जाना वो भी जरूरी है ना। सही टाइम पर पैसा आए, सही टाइम पर पैसा आए वो भी देखना होता है। रेजिंग फंड्स एट एप्रोप्रिएट टाइम। फिर मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग एंड डिविडेंड पॉलिसी, है ना। मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग, जो पैसा आ रहा है उसका मैनेजमेंट करना, और डिविडेंड पॉलिसी मतलब जो लोगों ने हमारे कंपनी में पैसा लगाया, लोग जो हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे उनको वापस हमें जो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फायदा प्रॉफिट है वो बांटना पड़ेगा। तो कितना प्रॉफिट बांटेंगे उसी को हम डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। जैसे मान लो मैं अगर कंपनी खोल रहा हूं तो आपने पैसा लगाया होगा, अब आपने पैसा लगाया तो आपके पैसे में जो मुझे जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपको बांटना पड़ेगा। तो वो पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट लोगों को देना है, तो उसको हम डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। तो ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एक इसको हम ये कवर कर रहे हैं। नाउ हम हमारे अगले मैनेजमेंट की बात करें तो होता है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। पर्सनल मतलब यहाँ पर लोगों की बात होगी, कितने लोग हमें चाहिए। रिक्रूटिंग सुटेबल पीपल, है ना, हमें उन लोगों को ही रिक्रूट करना है, उन लोगों को ही सिलेक्ट करना है जो उस काम के लायक हो। उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको डेवलप करना है ना। और अप्रेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉई एंड कंपनसेटिंग देम, और उनके काम को हमें और अच्छा बनाना है लोगों को, और हमें उनको एक तरीके से कंपनसेट करना है ना। कंपनसेट करना मतलब उसको बढ़ावा देना है, कंपनसेट करना मतलब उनको और बढ़ावा देना है कि वो काम अपना और अच्छे से कर पाए। तो अगर हम बेसिकली आपने इतना इन सब का मतलब समझा होगा, तो इस सब का मतलब होता है कि जो हमारी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट करना। समझना बेटा, बिना लेबर, यहां पर बात हो रही लेबर्स की। तो जो लेबर्स का जो मैनेजमेंट होता है उसी को हम पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं, इसीलिए वर्ड लिखा हुआ है मेन पावर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फिर हम बात करें हमारे, तो ये जो हमारा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ये खत्म हो जाता है। फिर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की। क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के? द मेन, अब आपको याद रखना है कि इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। 3 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से? एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, एक होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ये होते क्या है उसको समझते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक बिजनेसमैन हो और आपने एक जो है मान लो कंपनी खोली, ठीक है। अब आपने एक कंपनी खोली तो आपके उद्देश्य क्या क्या होंगे? तो आपने बोला सर पैसा कमाना होगा, ठीक है, मेरे को समझ में आया, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा ना, बिना पैसे के तो कोई चल ही नहीं सकता। दूसरा क्या होगा? कंपटीशन में बने रहना, क्योंकि हमारे साथ ऐसी बहुत सारी कंपनियां रहेगी, ठीक है। दूसरा फिर अगला क्या होगा? तो आपने बोला होगा कि हम जो है हम
एक तरीके से समाज के लिए बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो भैया हम जब हमने कंपनी खोली तो हमारे कुछ उद्देश्य थे, उसी उद्देश्य को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, तो मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा वो हम पढ़ेंगे, और वो होते हैं पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी हमारी जो है मार्केट में सर्वाइव करे मतलब बनी रहे। पता चला 1 साल के अंदर ही हमारी कंपनी डूब गई, तो पहले तो बने रहना बहुत जरूरी है। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी कंपनी सर्वाइव करती रहे। अब जब हमने सर्वाइव कर लिया तो अब दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कंपनी वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी मार्केट में, ठीक है, जिंदा नहीं रह पाएगी। और जब प्रॉफिट होने लगा तो अब हम चाहेंगे कि हमारा बिजनेस जो है वो और ग्रोथ करे, है ना। एक हमारा ब्रांच से दूसरी 2 ब्रांच खुले, एक ब्रांच से हमारी 2 ब्रांच खुले, और 2 ब्रांच से हमारी 4 ब्रांच खुले। तो कोई भी कंपनी यही चाहती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव का हिस्सा यही होता है। अगर आप इसमें पढ़ो, यहाँ पे लिखा भी है ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव गिव एम्फेसिस ऑन 3 थिंग्स। पहला, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव कर सके अच्छे से, मतलब मार्केट में बनी रहे, जिंदा रहे, ऐसा ना हो कि 1 साल के अंदर ही बंद हो गई। दूसरा, प्रॉफिट बनता रहे, बिना प्रॉफिट के वैसे भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। तीसरा, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, और बिजनेस की ग्रोथ होती रहे। तो ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये 3 होते हैं, आपको याद रखने। फिर हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या क्या होते हैं सोशल, मतलब समाज को लेकर हमारे उद्देश्य, हमारी कुछ जिम्मेदारियां है। तो समाज को लेकर जो हमारी जिम्मेदारी होती है, तो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर गुड्स हाई क्वालिटी, जो भी हमारा प्रोडक्शन वो अच्छी क्वालिटी होगा ताकि समाज में हम हमारा योगदान दे सकें। नोट अच्छा, यहाँ पर ये नोट हो गया ना बेटा। नोट का मतलब यहाँ पर बेसिकली ये नहीं रहेगा, ठीक है, इसको हटा देना। नोट टू प्रोड्यूस गुड्स विच आर हार्मफुल टू सोसाइटी, हम ऐसा कोई प्रोडक्ट ना बनाए जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंचे। तो ये हमारी एक तरीके से जिम्मेदारी होती है। फिर हम बात करें तो टू चार्ज रिस्पॉन्सिबल प्राइस फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से हम सही जो उसका प्राइस है, कीमत है, वही ले, बहुत ज़्यादा कीमत उसकी प्राइस जो है उसका ना रखें। तो ये हमारा एक उद्देश्य होता है। दूसरा, नोट, अगेन वापिस ये गलती हुआ, यहाँ पर नोट टू एक्सप्लॉइट द पब्लिक बाय फॉर्मिंग अ मोनोपोली, या लोगों के लिए हम लोगों का शोषण ना करें बाय फॉर्मिंग मोनोपोली। अब मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एक अधिकार। मार्केट में आपने देखा होगा, जैसे अभी आपने सुना होगा कि हमारे पूरे इंडियन मार्केट में 2-3 कंपनियां सिम में बची है, एक जियो, एक एयरटेल, है ना, और एक वीआई। तो ऐसे 2-4 जो सिम बची है वो क्या करती है, अपने हिसाब से क्या करती है, जब उनको पता है मार्केट में कंपटीशन तो है ही नहीं, तो जो हम करेंगे वो तो कस्टमर को सही नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए वो अपने हिसाब से क्या करती है, हर 2 महीने 3 महीने में आप देखोगे कि बैलेंस जो है, रिचार्ज जो है, उसके जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो वो होता है एक अधिकार, क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारा अधिकार आ जाता है तो फिर अपने हिसाब से मार्केट को चलाना पड़ता है। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है, नॉट एक्सप्लॉइट पब्लिक, हम पब्लिक का शोषण ना करें बाय फॉर्मिंग मोनोपोली, एक अधिकार करके। ये भी हमारी जिम्मेदारी है ना। हो सके तो ये अंबानी को बता देना बेटा। टू पे गवर्नमेंट टैक्सेस ऑनेस्टली, और गवर्नमेंट को टैक्स हम टाइम पर भरते रहे, ये भी एक जिम्मेदारी हमारी होती है ना। वो हमारा, तो हमने पहले पढ़ा, याद है बेटा, इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव वो है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब इंसानों को लेकर, ह्यूमन एज ए ह्यूमन बींग्स। या पर्सनल ऑब्जेक्टिव एक मैनेजमेंट के क्या होते हैं, टू अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन रिक्वायरमेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस को सबसे पहले ये समझना था कि इंसानों को चाहिए क्या होता है, इसलिए लिखा है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिक्वायरमेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एट ग्लेंस, और सामाजिक जो जिम्मेदारी है वो मैनेजमेंट की सबसे एक तरीके से प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहला क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर्स ऑफ बिजनेस एंड शेयर होल्डर, है ना। ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मैनेजमेंट के, कि वो जिम्मेदारी रहे उसके ओनर्स, मतलब जिन भी लोगों ने भरोसा करा है आप पर, आप मैनेजर हो और आप पर जो एक तरीके से जो मालिक है उन्होंने आप पे भरोसा करा, है ना। और शेयर होल्डर्स मतलब जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उनको सही काम करके दो। तो पहली जिम्मेदारी ये है मैनेजमेंट की। दूसरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स एंड एम्प्लॉय। अब जितने भी लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी तो आपको भरोसे बैठे हैं, तो आप एज अ मैनेजर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सब भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आपकी जिम्मेदारी कि वो सब जो है सुरक्षित रहे। तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड कस्टमर्स, और तीसरी जिम्मेदारी होती है कि आपके जो कंज्यूमर और कस्टमर लोग हैं
मतलब वो लोग जो आपके सामान खरीदते हैं वो भी, उनके साथ भी कोई गलत काम ना हो, तो उसी को हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं जो आपको कवर करने होंगे। इसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है ना। तो हम बात करें तो महत्व की, तो पहला है मीटिंग चैलेंजेस। अब हम अगर मार्केट में है तो मार्केट में आए दिन नए नए चैलेंज, नई नई चुनौतियां आती रहती है, तो मैनेजमेंट का ये काम होता है कि उन चुनौतियों से डील करें। द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न बिजनेस कैन बी ओवरकम ओनली साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना। जो आज के टाइम पे मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत जटिल हो गया है ना, नए नए कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, हर 1-2 महीने में चीजें एडवांस हो रही है, तो हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटीज, है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज अलग अलग हो गया है, कॉम्प्लेक्सिटीज, है ना, ये एक ही वर्ड है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न बिजनेस। तो आज के समय का जो बिजनेस है उसमें बहुत सारी कठिनाई आई है, कैन बी ओवरकम, और उससे हम बाहर तभी आ सकते हैं जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे, एक अच्छा मैनेजमेंट हम करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, हमारे पास जो रिसोर्स है उसका अच्छे से यूज करना, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन उसमें सक्सेस वही हो पाया है जो अपने रिसोर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेगा। तो ये भी मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा होता है। मैनेजमेंट ट्राइज टू मेक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्स, जितने भी रिसोर्सेस होते हैं उन सबका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना भी मैनेजमेंट का ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है बेटा सही समय पर बदलाव होता रहे, इनोवेशन मतलब कुछ इनोवेट करना, कुछ नया करना, तो समय समय पर बदलाव करना। मैनेजमेंट ब्रिंग न्यू आइडियाज, इमेजिनेशंस, विजन्स टू ऑर्गेनाइजेशन एंड नेसेसरी लाइफ ऑफ बेटर परफॉर्मेंस। तो ये मैनेजमेंट का ही काम होता है कि वो हर समय कुछ नया आइडिया सोचे, कुछ नई इमेजिनेशन मतलब कुछ सोच लाए, विजन कुछ अपनी नए आगे के आने वाले भविष्य को लेकर कुछ विजन हो उसके, टू ऑर्गेनाइजेशन एंड नेसेसरी लाइफ फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक जो हमारी कंपनी है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, क्योंकि मार्केट हर समय बदलता रह रहा है, इसलिए जरूरी है कि मैनेजर जो है वो एक इनोवेटिव हो, वो हर बार कुछ नया सोचता रहे, वरना मार्केट में हम पीछे रह जाएंगे। तो ये भी मैनेजमेंट का ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ फोर्थ हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो है कोऑर्डिनेशन एंड टीम स्पिरिट। कोऑर्डिनेशन का मतलब बेटा पता है, साथ मिलकर काम करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है साथ मिलकर काम करना, काम करना। तो मैनेजमेंट का एक हिस्सा ये भी होता है कि देखो हमने अभी पढ़ा था पहले, जब हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। एक कार जब हम बना रहे हैं तो 4 टीम मतलब, तो 4 टीम में से मान लो एक टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, 3 टीम ऐसे ही काम बस जैसे तैसे मैनेज कर रही है, तो ऐसे में कार कभी बन ही नहीं पाएगी। तो आपस में मिलकर काम करना बहुत जरूरी है, मतलब किसी भी प्रोडक्शन के लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। और टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट मतलब पूरी टीम एकजुट होकर काम करे, है ना, आपस में बिल्कुल मोटिवेट रहकर काम करे, उसको बोलते हैं टीम स्पिरिट। तो मैनेजमेंट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। तो मैनेजमेंट इस चीज में बहुत हेल्प करता है टू कोऑर्डिनेट, है ना, उसको चलाने में। किसको, द एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी गतिविधियां चल रही है ना। देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट हमने पढ़े थे, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, एक जो होता है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है, एक जो मैनेजमेंट होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो उन सबको एक साथ चलाना जो होता है काम भी मैनेजमेंट का ही होता है। वेरियस डिपार्टमेंट इन अ बिजनेस अंडरटेकिंग स्ट्रेंथन्स टीम स्पिरिट अमॉन्ग द पर्सनल, और जितने भी लोग होते हैं उन सब में आपस में भाईचारा जो है बना रहे मजबूत। तो ये भी एक जो है मैनेजमेंट का ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें भी। नाउ हमारा लास्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है तो मैनेजमेंट का ही काम होता है कि उसका सॉल्यूशन करके दे, क्योंकि मार्केट है, बिजनेस है, प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है, लेकिन एक अच्छा मैनेजमेंट वही होता है जो इन सब प्रॉब्लम्स के ओवरकम कर जाए, है ना। और यहाँ पर लिखा भी है अ गुड इफिशिएंट मैनेजमेंट सर्विस एज अ फ्रेंड, है ना, एक दोस्त की तरह होता है, फिलोसोफर एंड गाइड, है ना। फिलोसोफर मतलब एक हमें बताने वाला रहा, और गाइड मतलब हमें गाइड करता है टू टेकिंग बिजनेस प्रॉब्लम प्रोवाइड टूल्स फॉर द बेस्ट वे परफॉर्मिंग टास्क, और हमें ये चीज बताए ताकि जो हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व किया जा सके और हमारा जो काम है बहुत अच्छे से कर सके। तो ये जो है इंपॉर्टेंस होती है मैनेजमेंट की। आई होप हमने इनको बहुत अच्छे समझा होगा। अब लास्ट टॉपिक हमारा आज का जो है वो है मैनेजमेंट इज इनबोर्न और एक्वायर्ड एबिलिटी। अब इसका मतलब बेटा आप समझ लेना पहले से। इनबोर्न मतलब क्या है कि जन्मजात से, जन्म से, और एक्वायर्ड मतलब हमने कमाया हो स्किल के थ्रू। कमिया नहीं लिखा है बेटा, कमाया, कमाया हो। जैसे कि मैनेजमेंट इनबोर्न, क्या लगता है आपको, मैनेजमेंट जो होता है, एक अच्छा मैनेजर जो होता है वो बिल्कुल बाय पहले से, सॉरी, है ना,
एक अच्छा मैनेजर जो होता है वो जन्म से अच्छा होता है या समय के साथ सीखता है और अपने आप को सुधारते सुधारते अच्छा मैनेजर बनता है, क्या लगता है? तो वही बात, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, मैनेजमेंट इज इनबोर्न और एक्वायर्ड एबिलिटी, तो ये आप तैयार रखना है आपको इसको 2 या 3 नंबर के हिसाब से। तो हमें देखो बेसिकली ये होता है बेटा, देखो कोई भी ऐसा नहीं कि जन्म से कोई अच्छा लीडर होता है, हर किसी को समय के साथ सीखना पड़ता है और सीखते सीखते हम एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को और तब जाकर हमें वो स्किल आ जाती है। तो मैनेजमेंट भी एक कोई बाय डिफॉल्ट नहीं है कि बचपन से हम जो मैनेजर बन के आ गए थे, तो हम समय के साथ ही सीखते हैं। तो हमें यही बताना है, टुडे मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड नॉट ओनली इनबोर्न एबिलिटी। एक समय में ये सोचा जाता था कि एक अच्छा लीडर जो होता है ना वो जन्म से होता है ना, राजा महाराजा के टाइम पे होते हैं ना कि यार ये तो जन्म से ही बिल्कुल उसके हिसाब से काम कर रहा था। तो अब आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, टुडे मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड नॉट ओनली इनबोर्न एबिलिटी, ऐसा नहीं कि जन्म से हमें जो है मैनेजमेंट की एबिलिटी मिली थी, बट ऑल्सो एन एक्वायर्ड एबिलिटी। हम मान के चलते हैं कि एक्वायर मतलब उसको हमने समय के साथ उसको बिल्ड करा है ना। और नंबर ऑफ सर्विसेज कंडक्टेड इन दिस रिस्पेक्ट, और इसके लिए बहुत सारे सर्विसेज कंडक्ट करे गए हैं। मेक इट क्लियर, ताकि ये क्लियर हो जाए, दैट मोस्ट ऑफ द एफिशिएंट मैनेजर आर नॉट सन्स ऑफ मैनेजर्स बट द फादर हु हैड एक्वायर्ड मैनेजर एबिलिटी। तो बहुत सारे, इस पूरे का मतलब ये होता है कि हमने इस बहुत सारे सर्विसेज, आई थिंक नंबर ऑफ सर्वे होगा यहाँ पे ना, इसको सही कर लेना, नंबर ऑफ सर्वे। बहुत सारे सर्वे आजकल ऐसे बने हैं जिसमें ये निकल के आया है कि जो भी मैनेजर होते हैं वो बाय बर्थ नहीं थे, इन बर्थ नहीं थे, उन्होंने समय के साथ सीखा और अपने आप में वो एबिलिटी बनाई, क्षमता बनाई, ताकि आगे चलकर वो एक अच्छे मैनेजर बन सके। तो वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग से आई, ठीक है, एंड आर वेडेड टू द प्रोफेशन, और उस प्रोफेशन में फिर लोग उसमें गए, तो वो ट्रेनिंग के साथ गए, है ना, इन बर्थ से नहीं गए, इन बोर्न से नहीं गए, बाय बर्थ नहीं गए। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक्वायर्ड एबिलिटी होती है ना, स्किल के थ्रू, मेहनत के थ्रू एक अच्छा मैनेजर या एक मैनेजमेंट किया जाता है। तो आपको ये भी समझना होगा। और बस थैंक यू, यही था हमारा जो ये आज का लेक्चर। आई होप हमने बिजनेस को बहुत अच्छे से कवर करा होगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।